नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज फिर मैं आप सभी लोगों के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और जो बहुत ही निर्णायक भूमिका आपकी कामयाबी में निभाएंगे और उनको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर सॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरी जो हम आप सभी लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, आपकी आदत में लाना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो समय ना खराब करते हुए आप लोग अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसमें आप उसी तरीके से नंबरिंग कर लीजिए और उसमें जो क्वेश्चन नंबर आएगा उसी के आगे आप अपना आंसर दीजिए। उसके बाद मैं जो आंसर इसका करेक्ट बता रहा हूँ उससे मैच कर लीजिए और जब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे जब सॉल्व हो जाएंगे, सारे मैच हो जाएंगे, उसके बाद आपने उसका एक इवैल्यूएट करिए कि इसमें से आप कितने सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, कितने आप छोड़ रहे हैं। चलिए आइए आज की हम बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन ORS। अब ORS के विषय में तो आप सभी लोग जानते हैं, उसकी यूज के बारे में जानते हैं, लेकिन जो इस टाइम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो एग्जामिनर हमसे चेक करना चाह रहा है, क्या हमें वो वास्तव में पता है? तो इसके हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इसमें आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए और इसके बाद इसका करेक्ट आंसर इसमें बी होगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट ORS में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, तो आप जब मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे होंगे तब भी ये पूछा जाता था और आज भी जब हम अपने एक उस जीवन के उस मुकाम पर पहुंचना चाह रहे हैं जहां से हमें एक अच्छा जीवन जीने की इरादा है, तो उस टाइम पर हमें इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत करने हैं। तो इसमें मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई, पहला ऑप्शन है फीमेल एनाफिलीज, बी है मेल एनाफिलीज, सी है क्यूलेक्स, डी है एडीज। तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए और उसके बाद इसमें जो करेक्ट आंसर इसका होगा फीमेल एनाफिलीज, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच इन इंडिया रेबीज फ्री जोन। भारत में वह कौन सा जोन है जो रेबीज मुक्त है? अब आप लोग जान रहे हैं कि रेबीज के बारे में, रेबीज से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे उसका कि कैसे रेबीज हो रहा है और अगर ये किसी के होने के आसार हैं तो उसके क्या वैक्सीन है, डॉग बाइट्स या अन्य कोई जंगली एनिमल जब वो कहीं हम किसी के कांटेक्ट में उसके जैसे पंजे हुए, दांत हुए, तो इस तरीके से जब आते हैं तो उस टाइम पर जो है हमें किस प्रकार से उसको रेबीज से बचना है, क्या फर्स्ट एड के रूम में हमें यूज करना है। तो यहाँ पर पूछा गया है इन इंडिया रेबीज फ्री जोन क्या कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है गोवा, बी है लक्षद्वीप, सी है सिक्किम, डी है नागालैंड।
तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगाइए। और उसके बाद जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, रेबीज इज आल्सो नोन एज। अधिकतर अपनी मेडिकल फील्ड में जो हम लोग जानते हैं कि रेबीज के साथ साथ कहते हैं कि और इसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए आप लोग और ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है हाइड्रोफोबिया, बी है मिनीमाटा डिजीज, सी है लेप्टोस्पायरोसिस, डी है कावासाकी डिजीज। इसका करेक्ट आंसर लगाइए और इसके बाद इसका करेक्ट होगा जो हाइड्रोफोबिया। इसका अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन और इसको आप लोग बहुत आसानी से लगाइए। ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी ट्राइकोमा, ऑप्शन सी विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन डी ग्लाउकोमा। इसमें पूछा गया कि वह मोस्ट कॉमन काज क्या है जिससे कि इंडिया में ब्लाइंडनेस हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट की वजह से इंडिया में ब्लाइंडनेस ज़्यादा है। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई। अगला क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई। इसके ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए क्यूलेक्स फैटिजेंस, बी ऑप्शन है क्यूलेक्स वेशनोई, सी ऑप्शन है एडीज एजिप्टाई, डी ऑप्शन है ग्लोसिना पैल्पेलिस। तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए आप लोग। और डेंगू फीवर से कई और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसका दूसरा नाम क्या है, या इसी को पूछा जाए कि ब्रेकबोन फीवर किसको दूसरे नाम से जानते हैं, या इसके जो हमारे फिजियोलॉजी में चेंजेज आते हैं वो क्या होते हैं। इसमें जैसे हमारी जो ब्लड में जो डिसबैलेंस होगा उससे संबंधित बना लेंगे। तो इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एडीज एजिप्टाई। अगला कोई मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन इज। इंट्रायूटेराइन डिवाइस। जब फैमिली प्लानिंग के लिए कोई महिला IUD का यूज करती है तो उस टाइम उसका सबसे मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट दुष्प्रभाव होता है वो क्या होता है। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और उम्मीद है आप सभी लोग इसको सही भी करेंगे। लेकिन इस तरीके क्वेश्चन देख के आपको उतना ही समय देना है इस क्वेश्चन को समझने में कि क्या पूछा है, ऐसा तो नहीं कोई लैंग्वेज बदल दिया हो। तो इसमें मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन इज, पहला ऑप्शन ब्लीडिंग, बी ऑप्शन पेन, सी ऑप्शन पेल्विक इन्फेक्शन, डी ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इस टाइम जो इसका सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट चल रहा है वो है ब्लीडिंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कॉपर टी 380A IUD शुड बी रिप्लेस्ड वन इज। यानी कि एक जो कॉपर टी 380A का यूज कर रहे हैं वो कितने दिन में जो है उसको रिप्लेस किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है 4 ईयर, ऑप्शन बी है 6 ईयर, ऑप्शन सी है 8 ईयर, ऑप्शन डी 10 ईयर। इसका करेक्ट आंसर लगाइए आप लोग। करेक्ट आंसर इसका होगा जो डी 10 ईयर। 10 ईयर में जो है इसको रिप्लेस करते हैं। अगला है प्री टर्म बेबी इज। अब इसमें आपको टर्म बेबी का, प्री टर्म का, पोस्ट टर्म का, ये सब चीज़ें आपको जैसे क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ जैसे इसका वेट वाली चीज़ें होती है वो सब, जहाँ पर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कई चीज़ें कवर कर लीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं प्री टर्म बेबीज़, ये जो सारी कंडीशन दी गई हैं तो इसमें आप किसको प्री टर्म बोलेंगे।
पहला ऑप्शन है बॉर्न बिफोर 37 वीक्स। अगर कोई बच्चा जो है 37 वीक से पहले बॉर्न हो रहा है तो क्या उसको हम प्री टर्म बोलेंगे। अगला ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन बी बॉर्न बिफोर 40 वीक्स, क्या हम जो 40 वीक के पहले जन्म ले रहा उसको बोलेंगे। सी ऑप्शन है बॉर्न बिफोर 42 वीक्स, क्या हम 42 वीक्स के जो पहले बॉर्न हो रहा उसको बोलेंगे। या ऑप्शन डी है बॉर्न बिफोर 47 वीक्स, 47 वीक से पहले बॉर्न हो रहा क्या हम उसको प्री टर्म बोलेंगे। तो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमें ये ऑप्शन करेक्ट लगाना है कि इसमें प्री टर्म किसको बोलेंगे। प्री टर्म हम उस बच्चे को बोलेंगे, उस को बोलेंगे कि वो जो 37 वीक से पहले जन्म ले रहा हो। तो कौन इसमें ऑप्शन, ऑप्शन ए सही होगा। विच डिजीज काज बाई प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे कि ये कॉटन, यहीं पर मान लो अभी शुगर, शुगर का लिखा होता, शुगर डस्ट, या अभी सिलिकॉन लिखा होता, एस्बेस्टोसिस लिखा, एस्बेस्टो एस तो इस तरीके से जब ये ऑक्यूपेशनल डिसीज से क्वेश्चन है, और हमेशा यहाँ से इससे आसपास से जो है क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इसमें पूछा है कॉटन फाइबर डस्ट, तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन बी बैगासोसिस, ऑप्शन सी बेसिनोसिस, ऑप्शन डी सिलिकोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका बेसिनोसिस। बेसिनोसिस जो है कॉटन की वजह से, कॉटन की डस्ट की जब लंबे समय तक लगती है उसकी वजह से बेसिनोसिस होता है। यहीं पर अभी अगर पूछ लेता कि अगर शुगर केन की जो डस्ट है उससे क्या होगा, फिर ऑप्शन इसमें जैसे बैगासोसिस वो सही होता है। अब सिलिकोसिस सिलिका की वजह से हो रहा है, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्ट। तो इस तरीके से हमें ऑक्यूपेशनल से संबंधित जो डिजीज़ हैं उनको भी हमें ध्यान देना है। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कुछ कोई ना, जितनी परीक्षा होती है उसमें कहीं ना कहीं डेज के बारे में पूछते रहते हैं, तो क्यों ना हम कुछ डेली डेज के विषय में जानते रहें। जैसे कि कैंसर डेज, तो ये जो 4 डेज यहाँ पर लिखे हैं इसमें से 3 डेज ऐसे हैं कि वो हमेशा कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। जैसे नेशनल यूथ डे हुआ, ये भी पूछा जाता है, आर्मी डे ये भी पूछा जाता है, एंटी लेप्रोसी डे। तो ये चारों डेज जो हैं, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डेज हैं कि किस दिन किस कौन सा डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो कैंसर डे जो है 9 जनवरी को, नेशनल यूथ डे राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को, आर्मी दिवस जो है 15 जनवरी को, एंटी लेप्रोसी डे 30 जनवरी को। तो इस तरीके से अगर आप इनको भी बीच बीच में याद करते रहें, कहीं कॉपी के कॉर्नर में लिख दें, कहीं कहीं लिख दें, तो इस तरीके से याद रहेंगे, क्वेश्चन आएगा आप सही कर देंगे। तो कैंसर डे 9 जनवरी, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, आर्मी डेज 15 जनवरी, एंटी लेप्रोसी डे 30 जनवरी। आगे क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर बर्न पेशेंट। ये ऐसे टॉपिक सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि आप वहाँ तक पहुँचें कि अब जब बर्न की बात आ रही है तो आपको बर्न में क्या क्या, जैसे बर्न किसकी वजह से हो रहे हैं ये भी पूछा जा सकता है, बर्न के टाइप पूछे जा सकते हैं, बर्न का आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, बर्न का जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट का सिस्टम है उससे पूछे जा सकते हैं, इसके फार्मूला पूछे जा सकते हैं, आपको एक कंडीशन दे दी जाए उसके। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल तैयार होकर के जाना है परीक्षा में कि हमें जो बेसिक चीज़ें, तो इसमें पूछा है कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर बर्न पेशेंट। तो इसमें ऑप्शन ए कॉन्सेस फार्मूला ये भी यूज किया जाता है,
ऑप्शन बी इवांस फार्मूला, ये भी बर्न पेशेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी ब्रोक आर्मी फार्मूला, ये भी यूज किया जाता है। ऑप्शन डी पॉर्कलैंड फार्मूला। तो ये चारों जो फार्मूला लिखे हैं ये सभी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हर एक तरीके के क्वेश्चन को कवर करना है। तो अब इसके बाद जो पहले अभी 10 क्वेश्चन थे उसको आप लोग इवैल्यूएट कर लीजिए। अगर उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आप अपने को जज करिए, अपने को मूल्यांकन कीजिए कि हमें, अगर हम सिंपल क्वेश्चन सही कर रहे हैं, सिंपल या नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। क्योंकि एक मेहनत से अगर सब कुछ हो रहा होता तो आज आप लोग सोच सकते हैं किसको आज बिल्कुल आराम से जीवन जीने का अधिकार था। लेकिन हमें थोड़ा इसी में अपने तरीक़ों को अपना बदलना होगा, थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन थोड़ा जो अपना तरीक़ा बदल दे। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर ये जो तरीक़ा बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करिए एक सिस्टम से और अपने को इवैल्यूएट ज़रूर करिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आज की यात्रा यहीं तक। कोशिश करते हैं कि आप लोग हमेशा इसी तरह अच्छा करते रहेंगे और अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार, बहुत आस होती है, बहुत घर वालों का लगाव होता है कि कामयाबी की तरफ जब कोई बढ़ता है, बहुत घर पर खुशियाँ होती हैं। अगर उन खुशियों के लिए हमें थोड़ा बदलना पड़े तो हमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने को तुरंत बदल लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और कोशिश करना कि अपने मित्रों को भी इसमें शामिल करें और इस तरीक़ों को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।